एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जिन्हों ने इग्रिस को मार के उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब उसके आगे जिन्हों अपने जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा करते हुए अपने घर चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। बहुत देर तक जिन्हों सोने के बाद उसका फोन अचानक से बजने लगता है। जिन्हा ने यहाँ पर जिन्हों को कॉल किया था। जिन्हा के स्कूल पे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। जिन्हा जिन्हों को ये याद दिलाती है कि आज हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम्हें यहाँ पर आना है। जिन्हों नींद की हालत में ये पूछता है कि वैसे वक्त क्या हुआ है। जिन्हा फोन पे चिल्लाते हुए कहती है कि अभी 2 बज चुके हैं। जिन्हों हैरान होते हुए बिस्तर से जंप मार के उठ जाता है। जिन्हा बहुत गुस्से में कहती है कि 5 बजे पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम्हें यहाँ पर पहुँचना ही है। जिन्हों कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर समय से पहुँच जाऊंगा। जिन्हों तैयार व्यार होके स्कूल में जाने से पहले बैंक में जाता है। जिन्हों बैंक में अपना डेबिट कार्ड और पासबुक अपडेट करने के लिए आता है। जिन्हों जैसे ही अपना पासबुक बैंक के एम्प्लॉय को देता है, बैंक का वो एम्प्लॉय जिन्हों की पासबुक को अपडेट करती है और वो देखती है कि इसके बाद वो देखती है कि जिन्हों के पासबुक में 1.2 बिलियन रुपए हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो लड़की पूछती है कि वैसे सर आप हंटर हैं। जिन्हों कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। वो अपने मन ही मन में सोचती है कि ये एक बहुत ही हाई रैंक के हंटर होंगे। इसके बाद वो एम्प्लॉय जिन्हों को इन्वेस्टिंग पॉलिसीज के बारे में बताने लगती है। जिन्हों उसे बहुत ही प्यार से मना कर देता है। इसके बाद जिन्हों बहुत ही सच धज कर जिन्हा के स्कूल में जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हा कहते हैं आखिरकार तुम हो कौन, आखिर असली वाला जिन्हों कहाँ पर है। जिन्हों यहाँ पर कहता है क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। जिन्हा कहती है, जिन्हा उससे कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इतना जल्दी कोई इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। जिन्हों उससे कहता है कि आज तुम्हारा पेरेंट टीचर है, तो मुझे लगा इसीलिए कुछ तैयार व्यार होके जाया जाए। लेकिन जिन्हों जैसे ही स्कूल में एंट्री मारता है, सारी लड़कियां जिन्हों को देखने लग जाती हैं और वो लोग आपस में ही जिन्हों के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्हा यहाँ पर जिन्हों की पॉपुलैरिटी को देखकर कहती है कि कल रात तुम घर पे नहीं आए थे ना, मेरे ख्याल से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो क्या कहते हो तुम्हारी कोई हाई स्कूलर से सेटिंग वेटिंग करा दे। जिन्हों यहाँ पर जिन्हा को सबक सिखाने के लिए उसके गाल खींचता है। इसके बाद जिन्हों जिन्हा के होम रूम टीचर के पास चला जाता है। जिन्हा की होम रूम टीचर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जिन्हा का इतना हैंडसम भाई भी है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जिन्हों भी इसी स्कूल से पढ़ा था, लेकिन जिन्हों ने कभी इस टीचर को स्कूल में नहीं देखा था। इसके बाद वो दोनों बैठ के जिन्हा के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्हा की होम रूम टीचर कहती है कि जिन्हा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन्हा स्कूल के बाद मेडिकल की पढ़ाई जारी करना चाहती है। जिन्हा की होम रूम टीचर कहती है कि जिन्हा के ग्रेड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप उस पर प्रेशर मत डालिएगा। वैसे मैंने सुना है कि आप एक हंटर हैं। जिन्हा के पास हंटर की पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या आप उसे एक हंटर बनना देना चाहेंगे। जिन्हा के हंटर की बात सुनते ही जिन्हों तुरंत ही मना कर देता है। जिन्हा की टीचर जिन्हों से कहते हैं कि मैंने आपसे इस बारे में इसलिए बात की है कि जिन्हा की क्लास से ही एक लड़की हंटर बनी है और वो जब से हंटर बनी है तब से ही स्कूल नहीं आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेना होगा। अगर वो फिर भी हंटर बनना ही चाहती है तो उसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। जिन्हों इसके बाद उस लड़की के रैंक के बारे में पूछता है। उसकी टीचर कहती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो हंटर्स में लोएस्ट रैंक की हंटर है। जिन्हों ये सुनकर समझ जाता है कि वो जरूर एक ई रैंक की हंटर होगी। जिन्हों यहाँ पर ये भी जानता था कि एक ई रैंक के हंटर के ऊपर कितना ज्यादा दबाव पड़ता है और उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा जोखिम में रहती है। जिन्हा की टीचर जिन्हों से कहती है कि मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़की जिन्हा की क्लासमेट है, इसीलिए आप उससे बात कर सकते हैं ताकि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और हाँ, उस लड़की का नाम है कि हान सोंगी। जिन्हों ये नाम सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है। फिर हमें शाम का सीन देखने को मिलता है कि एक रोड से लड़की आ रही होती है। हमें देखने मिलता है कि वो लड़की वही लड़की थी जिसने जिन्हों के स्ट्राइक स्क्वाड में हिस्सा लिया था। तभी हमें देखने मिलता है कि जिन्हों वहाँ पर इंतजार कर रहा था। जिन्हों कहता है कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है, मुझे ये लगा था कि वो तुम ही होगी। वो लड़की शौक होते हुए कहती है कि वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैसे क्या आप वही हो जिससे टीचर मुझे बात करने को बोल रही थी। जिन्हों इसके बाद अपने फ़ोन से जिन्हा और उसका अपना फ़ोटो निकालता है और उसे दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। वो लड़की कहती है हाँ ये जिन्हा है। क्या आप जिन्हा के बड़े भाई हैं? मैं आपसे मिलने के लिए एक मर्तबा
हॉस्पिटल आई थी। मुझे अभी समझ में आया है कि टीचर मुझे आपसे मिलने के लिए क्यों कह रही थी। मुझे नहीं पता स्कूल में क्या हुआ और आपको टीचर ने क्या कहने के लिए बोला है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकती अब और मैं हंटर का जॉब भी नहीं छोड़ने वाली। जिन्हों कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम एक ए रैंक की हंटर हो, रेगुलर अटैक मॉन्स्टर पर कोई काम नहीं आते और ऊपर से तुम्हें एक अच्छा वाला मैजिक वेपन भी चाहिए होता है, लेकिन वो भी कुछ ही फाइट्स में खत्म हो जाता है। अगर कोई एक ए रैंक का हंटर वेपन खरीदता है तो उसके लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। या फिर तुम सोच रही हो कि बिना वेपन के लड़ना चाहती हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं तो तुम इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। वो लड़की गुस्से से कहती है कि आप मुझे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हैं, क्या आप खुद एक ई रैंक के हंटर हैं? जिन वो उससे कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लेक्चर वगैरह देने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो लड़की पूछती है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ। सीन यहाँ पर एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वैंग दोनसू ऑलरेडी साउथ कोरिया में आ चुका है। वैंग दोनसू को वेलकम करने के लिए यहाँ पर हंटर एसोसिएशन से वो जिनचुल आते हैं। वैंग दोनसू से देख के कहता है कि अरे देखो यहाँ पर कौन आया है, तुम्हें बहुत समय बाद देख के बहुत खुशी हुई। वैसे हंटर एसोसिएशन का चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है? वो जिन उससे कहता है, वो जिनचुल उससे कहता है कि आप एक एस रैंक के हंटर हैं, तो आपके आने की खबर हमारे पास हम पहले ही पहुंच गई थी, तो मैं यहाँ पर आपको स्कॉट देने के लिए आया हूँ। वैंग दोनसू कहता है कि सर्वेलेंस टीम, इसका मतलब है कि तुम अब भी उसी बुड्ढे के चमचे हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का उस बुड्ढे को टपका के मैं उसकी जगह पे बैठ जाता। वैसे भी वो बुड्ढा मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। वो जिनचुल उससे पूछता है कि सर आप कोरिया में कितना टाइम रहना चाहते हैं? वैंग दोनसू कहता है ज्यादा दिन तक नहीं, वैसे मुझे इस देश में रहने का कोई शौक नहीं है। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो जिनचुल कहता है आपने अपनी कंट्री को धोखा देकर और दूसरे देश में चले गए तो वापस लौट के आने का कोई तो मतलब होगा। मेरे ख्याल से ई रैंक हंटर संग जिनवू और डी रैंक का हंटर यू जिनवू है ना? वैंग दोनसू कहता है कि तुम एक सर्वेलेंस टीम के मेंबर हो और तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे रोकना चाहोगे? वो जिनचुल कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वैंग दोनसू कहता है मुझे तुम हमेशा से पसंद थे वे जिनचुल, इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से हायर पोजीशन मिलेगी। वो जिनचुल को वैंग दोनसू के बड़े भाई के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और गवाह की कमी की वजह से वो वैंग दोनसू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए थे। सेम शिफ्ट होकर हमें जिनवू के पास ले जाया जाता है। जिनवू यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन के मैनेजर हान सिंह के पास ले आया था। मिस्टर हान उस छोटी लड़की के बारे में पूछते हैं। वो उस लड़की को देख के कहते हैं कि ये तो एक ई रैंक की हंटर है। वैसे भी संग जिनवू एक ई रैंक का हंटर ही तो है। जिनवू ने मिस्टर हान सिंह को कॉल करके व्हाइट टाइगर के ट्रेनिंग डंजन में जाने के बारे में रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर हान सिंह को लगता है कि जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड है। जिनवू और मिस्टर हान सिंह की बातचीत को देखकर एक हंटर बोलता है ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हमें ट्रेड के लिए जाना चाहिए। हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आई हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत ही भारी भरकम आर्मर पहने हुए होता है। जिनवू यहाँ पर पूछता है कि ये बंदा कौन है? मिस्टर हान सिंह कहते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक नया ए रैंक का हंटर है और उसका नाम है किमचुल, वो एक टैंक है। मिस्टर हान ये कहते हैं कि यहाँ ए रैंक के अलावा भी 7 बी रैंक के हंटर हैं और उसी के साथ साथ 4 सी रैंक के हंटर हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 12 मेंबर होने वाले थे। जिनको यहाँ पर कहता है कि एक सी रैंक के डंजन में इतने सारे हंटर। मिस्टर हान कहते हैं कि भले ही ये सी रैंक का गेट हो, लेकिन ये हंटर अभी नए नए हैं, तो हम लोग उनके एक्सपीरियंस के लिए ये कर रहे हैं। जिनको यहाँ पर पहले डिसएग्री करता है, लेकिन जिनको सोचता है शायद ये सॉन्गी के लिए अच्छा सबक होगा। उसे पता चल जाएगा कि डंजन के अंदर ए रैंक के हंटर कितने ज्यादा वीक होते हैं। डंजन में एंटर करने से पहले मिस्टर हान का सेक्रेटरी उस जिनवू को कहता है, वो जिनवू को यहाँ पर साइड लाइन पर रहने के लिए कहता है। अगर जिनवू अंदर जाकर लीड लेता है तो सी रैंक का डंजन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग एक एक करके डंजन के अंदर एंटर करते हैं। अचानक से डंजन का गेट लाल हो जाता है। जिनवू यहाँ पर गेट क्रॉस कर ही रहा था, वो अपने मन ही मन में कहता है ये सब क्या है?
ऐसा लग रहा है कि कोई बवंडर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, यहाँ पर कुछ तो अलग है। एक गेट का रंग ऐसे ही चेंज नहीं होता। मुझे इस गेट से खतरा महसूस हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस गेट से बाहर आना ही होगा। जिन्हों यहाँ पर डंजन में जाने से पहले अपना सर निकाल के मिस्टर आहान को कहता है, मिस्टर आहान जल्द से जल्द आप मेन स्ट्राइक सोकॉर्ड को कांटेक्ट कीजिए। मिस्टर आहान पैनिक करने लगते हैं और तुरंत ही व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक यूनो को कॉल लगाते हैं। बाइक यूनो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बाइक यूनो यहाँ पर कहता है कि लगता है वहाँ पर मुझे खुद आना होगा। इसके बाद हमें वांग दोनसू और जिनचुल के पास ले जाया जाता है। वांग दोनसू वो जिनचुल से पूछता है मेरे भाई के अंतिम संस्कार क्या हुआ है। वो जिनचुल कहता है कि अभी तक हमने आपके भाई की बॉडी को सिक्योर करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। वांग दोनसू कहता है कि जो मर गया सो मर गया, मुझे मरे हुए से मिलने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनचुल वांग दोनसू से पूछता है कि अब आपको कहाँ जाना है। वांग दोनसू कहता है मुझे उन बंदों के पास ले चलो जिन्होंने ये बखेड़ा खड़ा किया है। जिनचुल कहता है कि कोरिया में बहुत सारे गेट हैं, आप उन्हें कहाँ पर ढूंढेंगे। वांग दोनसू कहता है आजकल कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सोशल मीडिया पर हर चीज मिल जाती है। ई रैंक हंटर संग जिनवो अभी अभी एक गेट के अंदर गया है। जिनचुल कहता है कि मैं आपको याद दिला दूं, डंजन में जाने के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर सोसाइटी के रूल्स डंजन के अंदर अप्लाई नहीं होते। मैं आशा करता हूँ कि आप समझेंगे। लेकिन वांग दोनसू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वांग दोनसू कहता है वो जिनचुल अपने काम से काम रखो, मैं उन लड़कों को डंजन के अंदर गाड़ के रख दूंगा। मैं डंजन के अंदर क्या करूँ ना करूँ इससे मतलब तुम्हारा नहीं है, तुम समझ गए। जिनचुल कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। इसके बाद हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। डंजन के अंदर जाते ही सारे हंटर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। उन लोगों ने भी यहाँ पर रियलाइज किया था डंजन के अंदर एंटर होते ही गेट का कलर चेंज हो गया था। जिन यहाँ पर आसपास थोड़ा नजर लगाता है, वो देखता है यहाँ पर आसपास कुछ भी शक करने के लायक नहीं है। लेकिन जिन वो मन ही मन कहता है कि ये डंजन बाकी डंजन की तरह तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या डंजन के गेट ने हमें दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। जिन वो जिस लड़की के साथ आया था वो लड़की पूछती है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गलत है। इतने में सामने से एक तीर तेजी से जिनवू की तरफ आने लगता है। वो तीर यहाँ पर लगभग उस लड़की को लगने वाला था, लेकिन वो तीर जिनवू पकड़ लेता है। इसके बाद बाकी हंटर्स पर भी वो तीर चलाए जाते हैं। तब यहाँ पर बाकी हंटर्स को कुछ लोग पेड़ के ऊपर देखने को मिलते हैं और हमें देखने मिलता है ये और कोई नहीं, यहाँ पर आइस एल्फ होते हैं। यहाँ तक कि जिनवू ने भी आने का प्रेजेंस महसूस नहीं किया था। जो हंटर पहली बार इस तरह के जीवों के साथ इनकाउंटर कर रहे थे वो लोग इन्हें आइस एल्फ कहते हैं, लेकिन आइस एल्फ का एक और नाम भी है। इनके ब्रूटी हंटिंग करने की वजह से इनको दूसरा नाम दिया गया है, इनको आइस लेयर्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमें गेट के बाहर ले जाया जाता है जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक यूनहो आए हुए थे। यहाँ तक कि बाइक यूनहो भी गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे होते। बाइक यूनहो यहाँ पर पूछता है कि ये सब क्या है। ये तो एक सी रैंक गेट था है ना। मिस्टर आहान कहते हैं हाँ सर ये एक सी रैंक का गेट ही था। मगर बाइक यूनहो यहाँ पर पूछते हैं क्या तुमने एसोसिएशन को यहाँ पर बताया। मिस्टर आहान कहते हैं कि मैंने उन लोगों का बताया लेकिन वो लोग इसे सी रैंक का गेट कह के इग्नोर कर रहे हैं। बाइक यूनहो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाइक यूनहो यहाँ पर मन ही मन कहता है एक रेड गेट सिर्फ हायर रैंक के डंजन में ही अपीयर होता है, तो इस गेट के पीछे एक नई दुनिया है। यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर सा है। जो माना इस डंजन से आ रहा है वो बी रैंक का होगा या फिर ए रैंक का होगा। मिस्टर आहान गिल्ड लीडर से पूछता है क्या हम एक बार फिर से इस डंजन का पैरामीटर माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइक यूनहो कहता है ये गेट पहले से ही रेड हो चुका है, इसका पैरामीटर अभी मापा नहीं जा सकता। वैसे कितने हंटर इस गेट के अंदर गए हैं। मिस्टर आहान कहते हैं कि एक ए रैंक का हंटर, 7 बी रैंक के हंटर और उसके साथ साथ कुछ नए रिक्रूट। बाइक यूनहो यहाँ पर कहता है अगर ये गेट बी रैंक का हुआ तो उनके टीम में एटलीस्ट 3 ए रैंक के हंटर होने चाहिए। अगर ये गेट ए रैंक का हुआ उन्हें एटलीस्ट एक ए रैंक का हंटर तो चाहिए ही होगा। इसका मतलब ये है कि बाकी के हंटर अभी मौत के कगार पर होंगे। शायद से एक ए रैंक का हंटर बच के निकल के आ सकता है। लेकिन इसके बाद मिस्टर आहान कहते हैं वैसे सर डंजन के अंदर एक और पर्सन गया हुआ है, दरअसल वो उसके ऊपर बहुत दिनों से मेरी आंखें हैं। बाइक यूनहो उससे पूछता है
कि उसका रैंक क्या है, ए या फिर बी। मिस्टर आन उससे कुछ नहीं कहते। बाइक यूनो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो एक एस रैंक का हंटर है? कोई चारा न देखते हुए मिस्टर आन कहते हैं कि वो एक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीम में ऑलरेडी कोई ना कोई मर चुका था। जिन्हों यहाँ पर अपने मन ही मन कहता है ये लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं, ये लोग हमारे सबसे कमजोर हंटर को पहले निशाना बना रहे हैं। अगर ये 2 महीने पहले होता तो मैं यकीनन हार जाता, मगर अब नहीं, अब मैं इन्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी उनका टीम का लीडर ए रैंक का हंटर सामने आता है और कहता है कि जैसा कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग एक रेड गेट के अंदर हैं। हम लोग ये नहीं जानते कि हम बस जिंदा वापस जा भी पाएंगे कि नहीं, या फिर हो सकता है कि एक डंजन ब्रेक भी आ जाए। रेड गेट का नाम सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन वो कहता है कि रेड गेट डंजन एक ऐसा डंजन है जो कि एक डंजन को दूसरे डायमेंशन से जोड़ देता है। अगर हम लोग एक मर्तबा रेड गेट के अंदर जाते हैं तो बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता और हम भी बाहर नहीं जा सकते जब तक हम लोग डंजन को क्लियर ना कर लें या फिर डंजन ब्रेक ना आ जाए, यानी कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ये बात सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किमचुल लीड लेते हुए कहता है मेरा नाम किमचुल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेड डंजन के अंदर फंस चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सभी सेफली बाहर निकल जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े तमाशे देखने के लिए नहीं आया हूँ और डंजन ब्रेक के लिए महीनों इंतजार करने पड़ सकते हैं। तब तक पता नहीं है कितने लोग जिंदा रहेंगे और कितने मारे जाएंगे। ये मोस्ट लाइकली बी रैंक का डंजन होगा। इतने सारे लोगों को मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाए। जिनवो इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। किमचुल और कहता है हम लोग यहाँ पर खड़े रहे, आज नहीं कल मारे जाएंगे। अगर कोई भी मेरे साथ नहीं भी आना चाहता तो भी मैं अकेला ही जाऊंगा। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर किमचुल एक ए रैंक का हंटर था, इसीलिए सभी लोग किमचुल के पास जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर किमचुल कमजोर हंटर्स को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं सी रैंक और उससे नीचे वाले हंटर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक रेड गेट के अंदर एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है और कोई नहीं जानता हमें डंजन बॉस को हराने में कितना दिन लग सकते हैं। सो इसी वजह से मैं कमजोरों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन किमचुल कहता है देखो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग डंजन बॉस को हरा पाए हम सभी बाहर निकल पाएंगे। किमचुल जब इस बारे में बात कर ही रहा था, उसकी पार्टी में से एक लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, मैं उनकी पार्टी में जा सकती हूँ? किमचुल कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। किमचुल मन ही मन में कहता है ये लड़की आखिर कर ही क्या रही है, उन कमजोर हंटर के हाथ क्यों जा रही है? वो लड़की जिन्वो के पास जाकर कहती है किमचुल तो उस तीर को आता हुआ देख ही नहीं पाया था। वो लड़की कहती है तुम असल में एक ही रैंक के हंटर नहीं होना। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर आहान संग जिन्वो के बारे में बाइक यूनो को बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि संग जिन्वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर रीअवेकन हुए हैं। बाइक यूनो पूछता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? मिस्टर आहान कहते हैं वैसे उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया तो नहीं है, ये सिर्फ मेरा गैस है। बाइक यूनो इसके बाद कहता है तो अभी के लिए वो लोग ए रैंक के हंटर किमचुल पर ही भरोसा कर सकते हैं। सर्वेलेंस टीम के मेंबर भी यहाँ पर यही कहते हैं किमचुल ये कर सकता है। किमचुल के रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। बाइक यूनो मन ही मन कहता है किमचुल एक ए रैंक का हंटर है, हम लोग एक ऐसे टैलेंट को मिस नहीं कर सकते। आखिरकार हम लोग आशा ही कर सकते हैं वो बाकी हंटर्स के साथ डंजन को क्लियर कर पाए। सर्वेलेंस टीम का वो मेंबर कहता है वैसे आप किसी रैंक के हंटर के बारे में बात कर रहे थे, वो शायद ही रीअवेकन हुआ है, लेकिन किमचुल उससे ज्यादा ताकतवर होगा। ये बात सुनकर मिस्टर आहान थोड़ा चिढ़ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डंजन के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और ये गाड़ी थी वांग दोनसू की। वांग दोनसू कहता है अरे ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि ये सी रैंक का गेट है, क्या कोई ए रैंक का गेट ऐसे ही आ गया? व्हाइट टाइगर गिल्ड का बड़ा हस्ती यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग दोनसू को देखकर यहाँ पर बाइक यूनो का खून खौल जाता है। सभी लोग वांग दोनसू को देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। वांग दोनसू कहता है बहुत दिनों बाद मिले है ना? बाइक यूनो यहाँ पर सीधा पूछता है तुम यहाँ पर कोरिया में क्या कर रहे हो?
वांग दोनसू कहता है मुझे कोरिया में कुछ काम था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलूंगा। ये दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा छोटी है। बाक्यूनू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाक्यूनू कहता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो यूनाइटेड स्टेट में थे ना, आखिरकार तुम्हारे जैसा कोरिया में क्या कर रहा है। वांग दोनसू कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के बहुत बुरे दिन आ गए हैं, क्या उस चंदर ने तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन किया है, आखिरकार तुम्हारी गिल्ड को हो क्या गया है, तुमने उस ई रैंक के हंटर को अपनी गिल्ड में रिक्रूट कैसे किया। बाक्यूनू को पहले कुछ समझ नहीं आता। वांग दोनसू कहता मैं ई रैंक के हंटर संग जिनवू के बारे में बात कर रहा हूँ। संग जिनवू का नाम सुनकर बाक्यूनू एक बार और शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग दोनसू को संग जिनवू के बारे में कैसे पता है। इसके बाद वांग दोनसू रेड गेट के सामने जाता है और एक बार हमें फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिनवू उस लड़की से पूछता है तुम लोग तो नए हंटर लगते हो, एक रेड गेट के अंदर आते ही इतना शांत कैसे हो। वो लड़की कहती है क्योंकि हमें पहली बात सिखाई जाती है डंजन के अंदर कभी भी पैनिक नहीं करना, क्योंकि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद किमचुल और जिनवू का ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। जिनवू और बाकी पैटी मेंबर्स जंगल के अंदर से जाने लगते हैं। वो लड़की जिनवू से बार बार उसकी रैंक के बारे में पूछती है। जिनवू उससे कहता है मुझे खुद भी पता नहीं है कि मेरा रैंक क्या है। वो लड़की मन ही मन कहती है एटलीस्ट ये लड़का ए रैंक का होगा। या फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किमचुल की पार्टी के पास ले जाया जाता है। किमचुल यहाँ पर जिनवू की पार्टी के बारे में सोच रहा था, तभी उन लोगों के सामने एक आइस बियर आ जाता है। किमचुल कहता है उन लोगों को वहीं पर ही रुकना चाहिए था, ये जगह आइस बियर से भरा हुआ है, लगता है कि उस ई रैंक के हंटर से सब लोगों की जान जाएगी। किमचुल का एक साथी कहता है तुम लोग उनसे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो, वो एक ई रैंक का हंटर है। लेकिन यहाँ पर किमचुल अपने मन ही मन कहता है उस ग्रुप के मेंबर में सी रैंक और बी रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन आखिरकार एक ई रैंक का हंटर उन लोगों का लीडर क्यों है। खैर जो भी हो, मुझे क्या, आज नहीं तो कल वो लोग मर ही जाएंगे। इसके बाद किमचुल और उसकी पार्टी आइस बियर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें एक बार फिर से डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वांग दोनसू कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना दूर आने के बाद मुझे एक रेड गेट का इंतजार करना पड़ेगा। सच में संग जिनवू को पकड़ना लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बार बार यहाँ पर संग जिनवू का नाम सुनकर बाक्यूनू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सब लोग इस संग जिनवू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। किमचुल और उसकी पार्टी के सामने बहुत सारे आइस बियर थे और वो लोग आइस बियर से फाइट कर रहे थे। एक आइस बियर अपने पंजों से किमचुल के ऊपर हमला कर देता है। किमचुल अपनी शील्ड को आगे देके उस आइस बियर के पंचे को डॉच कर लेता है और अपने दूसरे हाथों की कुल्हाड़ी की मदद से आइस बियर पर वार करता है, जिससे वो आइस बियर मारा जाता है। ऐसे ही वो बहुत सारे एक के बाद एक आइस बियर्स को मार डालता है। सभी लोग यहाँ पर किमचुल को शाबाशी देने लगते हैं। किमचुल यहाँ पर सोचने लगता है कि आइस बियर के लिए वो अकेला ही काफी है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग इस डंजन से आसानी से निकल जाएंगे। वो लोग आइस बियर को काट के उसका मांस निकालने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी किमचुल कहता है तुम सब ये क्या बात कर रहे हो, हम लोग अभी भी एक रेड गेट के अंदर हैं, तो हम लोग आसानी नहीं बरत सकते। सबसे पहले हम लोगों को इस जंगल से बाहर निकलना होगा। किमचुल मन ही मन में सोचता है अगर मैं नहीं होता तो ये सभी लोग उन भालू का खाना बन जाते। इसके बाद हमें जिनवू की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वो लोग घने जंगलों के बीच से चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो लड़की रुकने को कहती है। जिनवू पूछता है आखिरकार क्या हुआ है। वो लड़की सामने को पॉइंट करते हुए कहती है कि सामने वाले पेड़ों के ऊपर देखो, उन्हें देखकर लगता है कि आगे जाके आइस बियर का झुंड है, तो हम लोगों को इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिनवू उससे कहता है तो तुम कह रही हो कि ये जगह आइस बियर की टेरिटरी है। जिनवू के इस रिएक्शन को देख के वो लड़की बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। वो लड़की सोचने लगती है क्या उसने कोई गलती कर दी है। जिनवू आगे बढ़ते जाता है। वो लड़की एक बार फिर से कहती है रुको, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। लेकिन इसके बाद जिनवू कहता है तुमने कहा कि ये जगह आइस बियर की टेरिटरी है, तो इसीलिए हमें जंगल के और अंदर जाना चाहिए। अगर ये आइस बियर की टेरिटरी हुई तो इसके अंदर और कोई मैजिकल बेस्ट नहीं होंगे,
तो नाई सेल्फ से तो अच्छा ही होगा। ये बात सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है। इसके बाद वो कहती है आखिरकार ये मैंने क्यों नहीं सोचा। इसके बाद जिनवू सभी के लिए ठंडे वाले कपड़े अपनी इन्वेंटरी से बाहर निकालता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का संग जिनवू है कौन। जिनवू के साथ वो जो छोटी लड़की आई थी वो भी बहुत ज्यादा शॉक होती है। जिनवू उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं अगर तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ तो सेफली बाहर भी लेके जाऊंगा। और हाँ, बाकी सभी से भी यही गुजारिश है कि मेरे बारे में और कुछ मत पूछना और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। जिनवू जब इन सब के बारे में कह ही रहा था तभी वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है। सभी लोग इस आइस बियर को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोगों को लगने लगता है कि उन्हें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की यहाँ पर तुरंत ही लीड लेने की कोशिश करती है। वो कहती है सभी लोग मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम सभी मिलकर इसके ऊपर हमला करना। तभी जिनवू सामने आते हुए कहता है देखो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं इन सभी आइस बियर को खुद ही मारूंगा। वो लड़की जिनवू को बार बार रोकने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर जिनवू नहीं मानता। वो आइस बियर बहुत ही अग्रेसिव होकर जिनवू पर हमला करता है। जिनवू एक लंबी जंप लगाता है और उस आइस बियर के सर पे एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच से उस आइस बियर की डेथ हो जाती है। उस आइस बियर की हालत देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो उस आइस बियर को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वांग दोनसू से पूछता है कि आखिरकार तुम उस लड़के संग जिनवू के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वांग दोनसू कहता है तुम्हारा इससे मतलब क्या है, मैं बस यहाँ पर थोड़ा मजे उठाने के लिए आया हूँ। इस डंजन के अंदर जैसा भी मौसम होगा, जैसे भी मॉन्स्टर होंगे, लेकिन मुझे फिर भी जाकर एक बार कंफर्म करना ही होगा कि वो लोग मर चुके हैं या नहीं, खास तौर पर जिनवू मर चुका है या नहीं। लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर आके ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सीरियसली मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। मैं डंजन ब्रेक का इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद हमें जिनवू की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद जिनवू और उसकी पार्टी बियर का मीट खा रहे थे। जिनवू और जिना की दोस्त जिना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की यहाँ पे जिना के अच्छे मार्क्स के बारे में बात कर रही थी। वो पूछती है जिना सारे दिन घर में क्या करती है। जिनवू उस लड़की से कहता है वो बाकी बच्चों की तरह खाती है, पीती है, सोती है और कभी कभी पढ़ाई करती है। उस लड़की को जिनवू की कही हुई बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन जिनवू भी कहता है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। पार्टी के बाकी लोग जिनवू के बारे में बात कर रहे थे। खाने के बाद जिनवू अचानक से उठ जाता है। वो लड़की पूछते है जिनवू तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिनवू बोलता है मेरे एक्सरसाइज करने का वक्त है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी भुगतना होगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जिनवू इसके बाद जंगल में जाकर अकेले अपनी डेली मिशन को कंप्लीट करता है। जिनवू जैसे ही अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर लेता है तभी वहाँ पर आइस बियर का झुंड आ जाता है। जिनवू जल्द ही पेड़ से नीचे उतरता है और अपने नए शैडो आर्मी को समन करता है। जिनवू कहता है तुम सभी को पता है ना कि ये तुम्हारा पहला ही बैटल है, तो जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम सब कितना ज्यादा कैपेबल हो। जिनवू के शैडो आर्मी और आइस बियर के आर्मी के साथ एक जंग हो जाती है। जिनवू की आर्मी एक तरफा ही आइस बियर को मारे जा रही होती है, लेकिन आइस बियर भी यहाँ पर कुछ कम ही नहीं थे। आइस बियर भी शैडो आर्मी को मार रहे थे। इसके बाद हमें शैडो मैजिक का कमाल देखने को मिलता है, जो कि एक हाई लेवल का मैजिक स्पेल उन आइस बियर के ऊपर करते हैं। जिनवू भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे शैडोज मुझे जितना लगा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका रीजनरेशन पावर लेवल लगभग इमॉर्टल के लेवल का है, लेकिन इससे मेरा बहुत ही ज्यादा माना खर्च होता है। इसके बाद वहाँ पर आइस बियर के झुंड का लीडर आ जाता है। वो पलक झपकते ही यहाँ पर जिनवू के सारे शैडो आर्मी सोल्जर्स को मार देता है। जिनवू का शैडो आर्मी और ज्यादा रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। जिनवू का माना यहाँ पर लगभग खत्म हो चुका था। अब जिनवू के पास सिर्फ एक ही सोल्जर बचता है। जिनवू इग्रिस को आइस बियर के झुंड के लीडर को संभालने के लिए कहता है। इग्रिस अपना स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है और उस आइस बियर के ऊपर हमला बोल देता है। इग्रिस बहुत ही लंबी जंप मारता है और आइस बियर की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। साइड से वो बहुत ही ज्यादा गहरे कट लगाता है। इसके बाद इग्रिस उसके हाथों में भी अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। अभी वो आइस बियर दर्द से बहुत ही बेचैन हो चुका था। वो अपनी पूरी रेज के साथ इग्रिस पे हमला करने के लिए तैयार था। इग्रिस भी बिल्कुल सामने ही था।
इग्रिस पहले आइस बियर के अटैक को डॉज करता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। इसे देखकर जिन्वू मन ही मन कहता है, अगर मैं इग्रिस के साथ स्वॉर्ड के साथ लड़ा होता तो मैं हार जाता और शायद से मारा भी जा सकता था। आइस बियर को मारने के बाद इग्रिस जिन्वू के सामने झुक जाता है। जिन्वू अपने मन ही मन में कहता है, शायद से वो अब भी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू यहाँ पर इग्रिस को शाबाशी देता है और उस आइस बियर के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में शैडो एक्सट्रैक्शन आइस बियर के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से एक बार गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। लगभग यहाँ पर 3 घंटे हो चुके थे, यानी कि डंजन के अंदर 3 दिन गुजर चुके थे। मिस्टर आहान सभी के बारे में चिंता करने लगते हैं। बागी यूनू कहता है कि रेड गेट का एनवायरनमेंट नेचुरल होता है, कहीं पर कड़कती धूप, कहीं पर कड़कती सर्दी। जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है वो सबसे ज्यादा पहले हार मानता है। अगर उन्हें वहाँ पर रहने की आदत भी हो जाए, लेकिन एक वक्त बाद उनके पास खाने की कमी हो जाएगी और ये कमजोर हंटर्स के लिए बहुत ही मुसीबत भरा होगा। शायद से काफी सारे कमजोर हंटर मारे भी गए होंगे। तभी यहाँ पर वांग दोनसू कहता है, तो इसका मतलब संग जिन्वू भी मारा जा चुका होगा। लगता है मैं यहाँ पर बिना वजह ही आया। वैसे मुझे एक चीज जाननी है, संग जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, फिर वो इस डंजन के अंदर एंटर कैसे कर पाया? मिस्टर आहान कहते हैं कि वो संग जिन्वू को बहुत ही लंबे अरसे से जानते थे, इसीलिए हमने उन्हें डंजन में एंटर करने की इजाजत दे दी। संग जिन्वू के लिए मिस्टर आहान को झूठ बोलता हुआ देखकर बाकी यूनू थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये संग जिन्वू है कौन, जिसकी खातिर वांग दोनसू एक एस रैंक का हंटर यूनाइटेड स्टेट से आ गया, वो भी सिर्फ एक ई रैंक हंटर के लिए। ये बात सुनकर वांग दोनसू सीधा मिस्टर आहान का गला पकड़ लेता है और कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग मुझसे ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर मैं और कुछ नहीं कर सकता? मेरे पास एक अजीब सा टैलेंट है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं उसे सूंघ के बाहर निकाल लेता हूँ। मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, तो जल्द से जल्द वो सब कुछ मुझे बता दो। वांग दोनसू को रोकने के लिए तुरंत ही बाकी यूनू आ जाता है और बाकी यूनू वांग दोनसू के हाथ को पकड़ लेता है। बाकी यूनू कहता है, वांग दोनसू मेरे एम्प्लॉय को छोड़ दो। वांग दोनसू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे कोई ऑर्डर दिया और कोई बड़ी हस्ती बनने का बहाना बंद करो। बाकी यूनू ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी एबिलिटी को एक्टिव कर देता है। 2 कंट्री के 2 एस रैंक हंटर एक दूसरे के सामने थे। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर किम चुल का शील्ड और एक्स देखने को मिलता है जो कि टूटे हुए होते हैं और उसी के साथ साथ हमें एक बड़ा गोरिल्ला जैसा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जिसे ये थी कहा जाता है। इसके बाद हमें किम चुल की पार्टी का एक मेंबर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, जो अपने मन ही मन कहता है, किम चुल अभी नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि मैं अपनी गिल्ड का टॉप मेंबर बनूंगा, यहाँ तक कि मुझे स्पेशल ट्रेनिंग भी मिली थी, तो मैं कैसे हार सकता हूँ? नहीं ये इम्पॉसिबल है। किम चुल के पार्टी मेंबर्स मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो बंदा कहता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा खाना होता तो मैं छीन सकता था। ये खाने की कमी है, मेरी गलती नहीं है। नहीं, मैं अभी स्क्वाड लीडर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी। वो बंदा यहाँ पर पूरी तरह से हार मान चुका था, लेकिन अचानक से उनके सामने फिर से आइस एल्फ आ जाते हैं और ये देखकर उसकी आंखें खुले की खुले रह जाती हैं। वो अपने आसपास देखता है, सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। अचानक से उसके पीछे से कोई एक भाला फेंकता है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और हमें देखने को मिलता है कि ये एक आइस एल्फ है। आइस एल्फ को अपना इतना ज्यादा करीब देखकर वो डर के मारे भाग जाता है और इसके बाद हमें आइस एल्फ का ग्रुप का लीडर देखने को मिलता है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है। ठंड की वजह से और डर की वजह से किम चुल का पूरा बॉडी कांप रहा था। किम चुल कहता है, अगर हमारे पास खाने का कमी नहीं होता तो आज हम लोग ऐसा दिन नहीं देखते। किम चुल जब जंगल के बीच से जा ही रहा था तो अचानक से उसे रास्ते में बहुत सारे मरे हुए आइस बियर देखने को मिलते हैं, जिसे देखने के बाद उसके आंख खुले के खुले रह जाते हैं। वो अपने मन ही मन कहता है, तो इसलिए हमें कोई आइस बियर देखने को नहीं मिला। क्या ये काम दूसरी टीम वालों का है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। शायद ये आइस लेयर्स का काम हो सकता है। इसके बाद किम चुल फिर से जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर से हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यूएस का एस रैंक का हंटर और कोरिया का हंटर, वो दोनों आमने सामने थे। उन दोनों का ऑरा बहुत ही ज्यादा था। बाइकिनो वाइल्ड बीस्ट फॉर्म में आने लगते हैं। वो अपना पूरा जोर लगा के अपने हाथों से हेड ऑन
फाइट लेते हैं। आसपास का एरिया 2 एस रैंक के हंटर्स की पावर्स की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी उनके बीच में चिनचुल आ जाता है। वो उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि अगर आप दोनों ने अपना पूरा पावर इस्तेमाल किया होता तो मेरे हाथ जड़ से उखड़ जाते। मैंने सबसे पहले संग जिनवू को चेक किया था कि उसे दोबारा पावर तो नहीं मिली, मगर नहीं, उसे कोई दोबारा पावर नहीं मिली है और वो अब भी एक ही रैंक का ही हंटर है। हंटर वांग दोनसो हमारे बीच में नहीं थे, मगर संग जिनवू एक स्ट्राइक स्क्वाड को अकेले मारने के काबिल नहीं है। वांग दोनसो कहता है, हाँ मैं पहले से जानता हूँ। डंजन के अंदर यूजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे ने ही कोई चाल छुपा के रखा था। जिनचुल कहता है, अगर आप जानते ही हैं तो संग जिनवू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वांग दोनसो कहता है, ये इसलिए क्योंकि किसी को मारने का ये सिर्फ एक बहाना है। खैर जो भी हो, अभी तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया है। इसके बाद वांग दोनसो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर आहान मन ही मन कहता है, मैंने ही संग जिनवू की असली एबिलिटीज को देखा है और मैं जानता हूँ कि वो डंजन से वापस जरूर लौट आएगा। इसके बाद हमें फिर से एक बार डंजन के अंदर ले जाया जाता है। किमचिल यहाँ पर भागते भागते जिनवू के ग्रुप के पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि दूसरी टीम यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है। वो लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ये देखकर किमचिल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन ही मन कहता है, ये सब क्या हो रहा है। वो सभी लो रैंक के हंटर हैं, वो आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे हैं। उन लोगों के पास कपड़े हैं, खाना है और जरूरत की सारी चीजें हैं। ये सब होने के बावजूद भी उन लोगों ने ये सब कुछ अपने लिए बचा के रखा। इसके बाद सीधा किमचुल उन लोगों के पास जाता है। किमचुल को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग पूछते हैं, किमचुल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किमचुल उनसे कहता है कि हमारा पूरा ग्रुप मेरे आंखों के सामने मारा गया और वो भी क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था और यहाँ पर तुम लोग अकेले मजे कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इसके पीछे नहीं हो सकते। जल्द से जल्द बताओ कि इन सब के पीछे कौन है। अगर तुम लोगों ने सच्चाई बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। किसने ये आइटम हमसे छुपाए, जल्दी से मुझे बता दो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, नहीं तो मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। किमचुल यहाँ पर सस्पेक्ट करता है कि पार्क हेजिन यानी कि वो लड़की जो किमचुल की टीम को छोड़ के जिनवू की टीम में ज्वाइन हो गई थी, वो ही इन सब के पीछे हो सकती है। किमचुल अपनी तलवार लेकर उन सबको मारने के लिए तैयार था। तभी इतने में पीछे से जिनवू आ जाता है और उसकी पीठ के ऊपर एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और कहता है कि जरा अच्छे से सोच, तूने ही हम सभी को पीछे छोड़ा था और लगता है कि तू अपने साथ रिश्तेदारों को भी लेके आया है। मेरे सामने कैमोफ्लेक्स इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों का प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग अपने आप को छुपा नहीं सकते। इसके बाद आइस एल्फ का लीडर सामने आता है, जो एक घोड़े पे बैठा हुआ होता है। लीडर के साथ अलग से 20 आइस एल्फ थे। ये देखकर आइस एल्फ का लीडर कहता है, ये बात सच है, तुम सभी कचरे नहीं हो, तुम में से एक पावरफुल बीइंग भी है। जिनवू ये सुनकर कहता है, क्या तुमने हमें कचरा कहा। आइस एल्फ का लीडर यहाँ पर थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो कहता है, तुम्हें हमारी लैंग्वेज समझ आती है। जिनवू भी ये चीज रियलाइज करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ साथ जिनवू के जितने भी पार्टी मेंबर्स थे वो सब भी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जिनवू को याद आता है, शायद इन सब के पीछे सिस्टम है। आइस एल्फ का लीडर कहता है, लगता है हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम्हें याद होगा तुम इससे पहले भी मिल चुके हो। इसी ने मुझे बताया है कि इंसानों के बीच एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग भी है और ये तुम्हारे साथ एक डुएल करना चाहता है। जैसे ही आइस एल्फ का लीडर ये बात कहता है, उसके पास जो आइस एल्फ खड़ा हुआ होता है उसका सर गायब हो जाता है। जैसे ही आइस एल्फ ये रियलाइज करता है, वो शॉक हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। इसके बाद जिनवू कहता है, तो और कुछ कहना है। इसके बाद आइस एल्फ कहता है, सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना डैगर क्लैश करते हैं, लेकिन जिनवू अच्छे से जानता था कि उसका ओपोनेंट उससे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद आइस एल्फ का लीडर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज जानना है, तुम्हारे जैसा कोई इंसानों के बीच क्या कर रहा है। तुम ह्यूमंस के बीच में नहीं रह सकते। जिनवू को ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता। आइस एल्फ का लीडर कहता है, लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमारे दिमाग में एक आवाज आती है जो इंसानों को मारने के बारे में कहती है। जिनवू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। जिनवू मन ही मन कहता है, क्या सिस्टम विंडो इन लोगों को इंसानों को मारने के लिए कह रहा है। शायद मैं एक प्लेयर हूँ, इसीलिए मेरे पास वो आवाज नहीं आती।
इसके बाद आईसेल्फ का लीडर कहता है हम दोनों के पास लड़ने की कोई वजह नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ गवाने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए तुम अपने पीछे वाले इंसानों को मुझे सौंप दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या कहते हो, बहुत अच्छा डील है ना। जिन्हू इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन्हू कहता है मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक सवाल है, आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोग इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। जैसे ही आईसेल्फ का लीडर अपना मुंह खोलने वाला था, उसकी वॉइस में ग्लिच आता है और वो फिर से वही बात बोलता है कि तुम अपने पीछे वाले लोगों को मुझे सौंप दो। जिसे सुनने के बाद जिन्हू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। आईसेल्फ फिर से जिन्हू के सामने अपना ऑफर रखता है, लेकिन जिन्हू आईसेल्फ को तुरंत ही मना कर देता है। इसके बाद आईसेल्फ का लीडर कहता है तो तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम मेरी आर्मी से अकेले लड़ पाओगे। जिन्हू इसके बाद कहता है किसने कहा मैं अकेला हूँ। ये कहने के बाद जिन्हू अपनी आर्मी को समन कर लेता है, जिसे देखने के बाद आईसेल्फ का लीडर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सभी लोग जिन्हू की आर्मी देखते ही डर के मारे भागने लग जाते हैं। शैडो आर्मी के बाहर आते ही शैडो आर्मी और आईसेल्फ के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सभी लोग जंग के मैदान से दूर भागने लगते हैं। हमें देखने मिलता है जिन्हू की आर्मी का हालत कुछ खास नहीं था, भले ही वो इमॉर्टल लेवल के थे, मगर वो आईसेल्फ के सामने टिक नहीं पा रहे थे। जिन्हू की आर्मी बार बार मर रही थी और बार बार रीजनरेट हो रही थी। जिन्हू यहाँ पर अच्छे से जानता था कि उसका इकलौता टारगेट है आईसेल्फ का लीडर। जिन्हू ये भी जानता था कि वो आईसेल्फ उससे ज्यादा ताकतवर है। जिन्हू अपने मन ही मन कहता है इग्रिस की ताकत के साथ भी इसे हराना मुमकिन नहीं है। अगर इग्रिस से भी ज्यादा पावरफुल मेरे पास कोई शैडो होता तो शायद इसे हराया जा सकता था। तभी उसका नजर बेहोश पड़े हुए किमचुल पर पड़ता है। तभी वो आईसेल्फ लीडर कहता है मेरा नाम बाकुरा है, तुम्हारा नाम क्या है। जिन्हू कहता है मेरा नाम जिन्हू है। ये कहने के बाद जिन्हू अपना डैगर लेके उसके साथ हेड ऑन फाइट करने के लिए चला जाता है, मगर इससे पहले वो अपने पास पड़ी हुई तलवार को अपने पैर से हिट करते हुए किमचुल की तरफ फेंक देता है। जिन्हू सीधा जाकर एक ऊंचा जंप लगाता है और आईसेल्फ के ऊपर अपने डैगर से हमला करता है, लेकिन बाकुरा काफी इजीली इसे डॉच कर लेता है। जिन्हू अपने डैगर को जल्दी ऊपर करता है, लेकिन फिर भी वो उसे डॉच कर लेता है। बाकुरा अपने डैगर की मदद से जिन्हू के डैगर को ब्लॉक कर लेता है। बाकुरा जिन्हू को जोर की एक किक मारता है, जिसे जिन्हू काफी दूर चला जाता है। तभी आईसेल्फ लीडर यानी कि बाकुरा कहता है मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड पिछली मर्तबा कब हुआ था। तभी आईसेल्फ के ऊपर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। जिन्हू का मेज शैडो बहुत ही पावरफुल स्पेल बाकुरा के ऊपर करता है। इसके बाद किमचुल को होश आ जाता है। किमचुल समझ जाता है कि ये सब किया जा रहा जिन्हू का है। वो अपने पास पड़ी हुई स्वॉर्ड को देखता है। वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और जिन्हू को मारने का ठान लेता है। इसके बाद हमें फिर से जिन्हू और उस आईसेल्फ की फाइट का दिखाया जाता है। जिन्हू कहता है अभी बहाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें मारने के लिए एक हमला काफी नहीं है। वो बहुत ही क्रीपी से स्माइल देते हुए और तेजी से जिन्हू की तरफ आता है और कहता है तुम्हारे सोल्जर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। एक तरफ से आईसेल्फ का लीडर आ रहा था और दूसरी तरफ से पीछे से किमचुल आने लगता है। जिन्हू इसके बाद एक बैड सी स्माइल देता है, जिसे देखने के बाद वो आईसेल्फ का लीडर भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद जिन्हू बैडस अंदाज से इग्रिस को बुलाता है। इग्रिस किमचुल के सामने ही समन होता है और इग्रिस किमचुल को अपनी स्वॉर्ड की मदद से जान से मार देता है। जिन्हू ने ये सब कुछ सोच समझ के ही किया था। किमचुल भी समझ जाता है कि ये सब कुछ जिन्हू का ही प्लान था। ये सब देख के वो आईसेल्फ भी हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, लेकिन इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली है। किमचुल को मारने के बाद जिन्हू उसका शैडो एक्सटैच कर लेता है। जिन्हू किमचुल को आयरन नाम देता है। जिन्हू जब नाम देने में बिजी था, तभी आईसेल्फ का लीडर जिन्हू के ऊपर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे अपने सिर्फ एक सोल्जर से हरा सकते हो। जिन्हू कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तभी आयरन अपना स्किल शॉट को इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से अपने ओपोनेंट्स को भड़काया जाता है। वो आईसेल्फ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आईसेल्फ कहता है लगता है एक और बंदे ने तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सबसे पहले तुम्हें मारना होगा। ये कहते ही आयरन के ऊपर हमला कर देता है। वो आईसेल्फ आयरन के हमले को डॉज करके उसके पीछे चला जाता है और कहता है देखा मैंने क्या कहा था तुम लोगों से, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी जिन्हू कहता है अच्छा तो 3 के बारे में क्या ख्याल है। दूसरी तरफ संग जिन्हू का फाइट देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को ये जरा सा भी आइडिया नहीं था कि हंटर ऐसे भी फाइट कर सकते हैं। इसके बाद इग्रिस फॉर्म में आता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर आईसेल्फ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आईसेल्फ इस हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जिन्हू आईसेल्फ के पीछे चला जाता है और उसके कंधे में अपना डैगर
घुसा देता है और वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी को एक्टिव करता है, जिसके बाद आई सेल्फ पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है और कहता है मैंने जैसा सोचा था, तुम सभी के सभी कचरे हो। आई सेल्फ का रजिस्टर लेवल हाई होने की वजह से जिन्वू का पैरालाइज इफेक्ट काम नहीं आता। जिन्वू कहता है इस तरह बच्चों की तरह कंप्लेन ना करके अपने आसपास देखो। जब वो आई सेल्फ अपने आसपास देखता है, उसके सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारी आर्मी भी नहीं बचेगी। ये कहकर वो जिन्वू की तरफ बहुत ही तेजी से आता है। जिन्वू अपना डैगर लेकर उस आई सेल्फ की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखने के बाद वो आई सेल्फ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जिन्वू को यहाँ पर पागल बुलाने लगता है। ये सब जिन्वू का ही प्लान होता है। जिन्वू यहाँ पर अपना कमांडर टच एबिलिटी इस्तेमाल करता है, जिससे वो डैगर वापिस से जिन्वू की तरफ खींचा चला आता है। जिन्वू बहुत ही तेजी से अपने डैगर को अपनी तरफ खींचता है और अपने हाथों में पकड़ के उस आई सेल्फ को स्ट्राइक करता है। आई सेल्फ अपने डैगर की मदद से जिन्वू के डैगर को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका डैगर टूट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आयरन उसको पीछे से पकड़ लेता है। तभी जिन्वू का शैडो मेज उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और हमें बहुत ही पावरफुल धमाका देखने को मिलता है। अब आई सेल्फ का गुस्सा सर पे चढ़ चुका था। ज्यादा अग्रेसिव होने की वजह से वो अपना आपा खो देता है। जिन्वू अपना कैमोफ्लेक्स से इस्तेमाल करते हुए अपना डैगर उसकी कमर के अंदर घुसा देता है। वो आई सेल्फ अचानक से जिन्वू के हाथ को पकड़ लेता है। जब वो जिन्वू का हाथ पकड़ता है, इसी मौके का फायदा उठाकर आयरन पीछे से हमला करता है। आई सेल्फ को जमीन में गाड़ देता है। आई सेल्फ को हराने की वजह से जिन्वू का डबल लेवल अप हो जाता है। आई सेल्फ के मरने के बाद आयरन उसके ऊपर अचानक से दोबारा से हमले करने लग जाता है। जिन्वू उसे रुकने के लिए कहता है। जिन्वू मन ही मन कहता है लगता है कि ये अब भी बुद्धू का बुद्धू ही रह गया। अब पता नहीं इसका लेवल अप होने के बाद इसके साथ क्या होगा। आयरन और इग्रिस एक दूसरे को देखते हैं। इग्रिस भी आयरन को बुद्धू समझते हुए मुंह फेर के चला जाता है। इसके बाद आयरन दूसरे शैडोज की तरफ देखते हुए चीयर अप करता है और वो मिलके चीयर अप करते हैं। जिन्वू बाकी साथियों से कहता है चलो अब वापस चलते हैं। इसके बाद डंजन का कलर चेंज हो जाता है। सभी लोग घर जा पाएंगे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। डंजन के बाहर रात के 3 बज चुके थे। इसका मतलब यह है कि डंजन के अंदर एक हफ्ता गुजर चुका था। मिस्टर आहन बाइक्यूनो को कहते हैं सर क्या आप वापस जाना चाहेंगे? यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेंगे। बाइक्यूनो कहता है आखिरकार ऐसे हालात में मैं वापस कैसे जा सकता हूँ जब मेरे गिल्ड मेंबर इतनी ज्यादा मुसीबत में हो। बाइक्यूनो जब ये बात कर ही रहा होता है तभी डंजन का गेट का कलर चेंज होने लगता है। सभी में हलचल मच जाता है और हमें देखने को मिलता है गेट के अंदर से कोई बाहर निकल रहा होता है। बाइक्यूनो मन ही मन कहते हैं इसका मतलब यह है कि किम चुल ने डंजन को क्लियर कर लिया। लेकिन जैसे ही हंटर्स बाहर आते हैं सभी लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो सब कमजोर हंटर हैं। मिस्टर आहन मन ही मन कहते हैं जैसा मैंने सोचा था। यहाँ पर सभी के मन में यही सवाल था आखिरकार किम चुल कहाँ गया है। जिन भी 4 मेंबर ने सरवाइव किया है वो सभी के सभी लो रैंक के हंटर्स हैं। बाइक्यूनो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बाइक्यूनो मन ही मन कहता है इसका मतलब क्या है, सिर्फ बी रैंक के ही हंटर बाहर निकल पाए हैं, यहाँ तक कि एक भी ए रैंक का हंटर बाहर नहीं निकला है। आखिरकार डंजन के अंदर हुआ क्या था। जिन्वू और वो लड़की वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइक्यूनो जिन्वू को रोकते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन्वू बाइक्यूनो का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहता है मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, अगर आपको कुछ जानना ही है अपने गिल्ड मेंबर से पूछ सकते हैं। जिन्वू की हरकत देख के बाइक्यूनो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और जिन्वू के कंधे को जोर से पकड़ते हुए कहता है मेरा नाम बाइक्यूनो है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर हूँ और अभी हमने बहुत सारे हंटर्स को खोया है। जिन्वू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने एटलीस्ट आपके 4 हंटर्स को बचाया है, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के घूर रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी बाइक्यूनो शांत होते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, मैंने अपने गिल्ड के कुछ खास मेंबर खोए हैं। इसके बाद जिन्वू और वह लड़की वहाँ से चले जाते हैं। जिन्वू के जाने के बाद मिस पार्क वो लड़की जो जिन्वू की पार्टी में थी उस लड़की से बाइक्यूनो कुछ सवाल पूछता है कि वो लड़का कैसा है। मिस पार्क कहती है कि मुझे नहीं पता, वो शुरू से ही ऐसा था, उसने अकेले के दम पे बॉस को हराया, वो टोटली स्ट्रेंज है, उसके पावर लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता। उस लड़की की बातें सुन के मिस्टर आहन सामने आते हैं और कहते हैं सर वो लड़का बुरा आदमी नहीं है, वो थका हुआ है इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। बाइक्यूनो कहता है अभी हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये बताओ तुमने अभी तक
उसे अपनी फील्ड में रिक्रूट क्यों नहीं किया है। बाकी मन ही मन कहता है एक एस रैंक के हंटर के सामने खड़े होते हुए भी उसे जरा सा भी डर नहीं लगा और मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था मुझे। मैं उसे अपनी गिल्ड का हिस्सा बनाने के लिए एक हाथ और पैर भी दे सकता हूँ। बाकी मिस्टर हान को कहते हैं किसी भी कीमत पर वो लड़का मुझे अपनी गिल्ड में चाहिए, तुम कुछ भी करो लेकिन उसे हमारी गिल्ड में ज्वाइन करा दो। इसके बाद हमें जिनवू के पास ले जाया जाता है। जिनवू सोंगी के साथ घर पे जा रहा था। इसके बाद हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आईसेल्फ के लीडर को मारने के बाद जिनवू उसका शैडो स्टेप करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। जिनवू मन ही मन कहता है शायद हमारे पावर लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था, इसीलिए जिनवू शैडो एक्सरसाइज करने में तो नाकामयाब हो गया था। लेकिन जिनवू को उस डंजन से एक कमाल की चीज मिल गई थी, एक ए रैंक का डैगर। जो बंदा भी इस डैगर को इस्तेमाल करेगा वो उसके वेट को घटा देगा और इसके साथ साथ अटैक और एजिलिटी बफ्स भी हैं। इसके बाद जिनवू सोंगी को घर पे छोड़ता है। जाने से पहले वो लड़की कहती है हे जिनवू, तुमने मेरे लिए जो जो भी किया उसके लिए थैंक्स यू। अभी तक सोंगी जिनवू को मिस्टर बुला के पुकारती थी। अचानक से सोंगी के मुंह से जिनवू सुनकर जिनवू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो लड़की कहती है ठीक है अभी मैं चलती हूँ, कल हम मिलेंगे। वो लड़की ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से भागकर चली जाती है। जिनवू अपनी घड़ी में टाइम देखता है, रात के ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। जिनवू प्लान करता है कि अगले दिन वो जिनहो के साथ डंजन रेड के लिए जाएगा। इसके बाद देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह में जिनहो चमकीला सा आर्मर पहन के जिनवू को लेने के लिए आता है। जिनवू उसकी हालत देखते हुए कहता है क्या तुम कार में ये पहन के बैठोगे? वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें रास्ते में उठाऊंगा। जिनहो कहता है नहीं सर, आप हमेशा मेरी मदद करते हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी मदद करूं। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से डंजन की रेड के लिए जाते हैं। जिनवू यहाँ पर जिनहो के सोंगी को उठाने के लिए कहता है। जिनहो सोंगी का नाम सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। जिनहो अपने मन ही मन कहता है ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। वो उस लड़की के नाम के साथ साथ उसका फोन नंबर भी जानते हैं। क्या वो लोग एक रिलेशनशिप में हैं? इसके बाद वो दोनों सोंगी के अपार्टमेंट के सामने आके रुकते हैं। जिन्हों यहाँ पर फनी से अंदाज में कहता है वैसे सर क्या मैं अभी से सोंगी को मिस बुला के कहूँ? जिनवू कहता है वो सिर्फ मेरी एक बहन की दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सोंगी तैयार होके वहाँ पर आ जाती है। वो जिनवू को हेलो बोलते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वो गाड़ी के अंदर आते ही जिनवू से बात करना शुरू हो जाती है। जिनवू उससे पूछता है क्या तुम्हें रात में सही से नींद आई थी? वो कहती है मुझे रात में बिल्कुल भी नींद आई है। जिनवू कहता है कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। जिनहो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फनी सा फेस बनाने लगता है। जिनहो मन ही मन कहता है ये सब क्या है? वो कल रात एक दूसरे से मिले थे और वो दोनों बिल्कुल भी नहीं सो पाए और उसके साथ साथ वो दोनों थके हुए भी थे और ऊपर से वो दोनों 4 बजे घर पे पहुंचे। आखिरकार इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ सर की बहन की दोस्त है या फिर कुछ और गड़बड़ घोटाला है? इसके बाद जिनहो हिम्मत करते हुए कहता है सर मिस सोंगी अभी अंडर एज है। जिनवू यहाँ पर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? जिनहो को यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। जिनहो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे ही कह रहा था। जिनहो मन ही मन कहता है जो भी हो वो तो आम लड़के नहीं है। खैर इसके बाद जिनहो यहीं पर मामले को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें सीधा डंजन का सीन दिखाया जाता है। जिनवू और जिनहो वो दोनों खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और जिनवू के शैडो आर्मी सारा काम कर रही थी। शैडो सोल्जर को देख के जिनहो कहता है वैसे सर ये सब है क्या? क्योंकि जिनहो ने जिनवू की शैडो आर्मी को पहली बार देखा था तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिनवू कहता है तुम इसे मेरा एक स्किल कह सकते हो। जिनहो इसके बाद कहता है आपके पास ऐसा एक स्किल है जो शैडोज को समन करता है? जिनवू कहता है हाँ ये बहुत ही लंबी कहानी है, जो भी हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। वो इस डंजन के काम को अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन जिनहो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बहस हो जाता है। जिनहो कहता है सर एटलीस्ट मैं एक एसेंस स्टोन कलेक्ट कर सकता हूँ। जिनवू कहता है क्यों, क्या हो गया? जिनहो कहता है बस मैं ये सोच रहा था मैं लड़ाई में तो काम का नहीं था और मैं अभी तक सिर्फ एसेंस स्टोन कलेक्ट कर रहा था, मगर आपकी ये स्किल देखने के बाद मैं उस काम से भी चला गया। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही कचरा हो चुका, मैं किसी काम का नहीं रहा। जिनहो मुस्कुरा के मन ही मन कहता है ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है और क्योंकि इसके साथ मेरा ये लास्ट रेड है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिनहो उसके बाद अपने एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि इसे एसेंस स्टोन दे दो। जिनहो इसके बाद जिनवू को शुक्रिया कहता है। इसके एक दिन बाद जिन्होंने जो जिनवू को 19 रेड का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें यूएसए के एक ए रैंक के डंजन में ले जाया जाता है जहाँ पर जेम्स नाम का एक एडवेंचर डंजन के अंदर ऑलरेडी एक इंसान को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक था और यहीं तक ही नहीं, उस एक इंसान ने अकेले के दम पर उसकी पूरी पार्टी को मार गिराया था। उस
बंदे को लगने लगता है कि ये कोई एक ह्यूमनॉइड बीस्ट है। वो अपने मन ही मन कहता है, मुझे लगा ही था कि डंजन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। डंजन के एंटर करने के बाद से हम लोगों ने एक भी मॉन्स्टर को नहीं देखा। मुझे कभी नहीं लगा था कि डंजन के अंदर कोई ऐसा भी मॉन्स्टर होगा जो माना इसके अंदर से आ रहा है वो ए रैंक के डंजन से बाहर है। मैंने ऐसे बेस्ट के बारे में कभी भी नहीं सुना। आखिरकार ये आदमी है कौन? वो बंदा धीरे धीरे जेम्स नाम के एडवेंचर के सामने आता है। वो एडवेंचर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो बंदा कहता है, तुम मेरे कान में दर्द कर रहे हो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त अभी तक मरे नहीं हैं, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं। अगर तुमने अपने स्क्वाड के साथ मेरे ऊपर हमला नहीं किया होता तो मैं ऐसा करने पे मजबूर नहीं हुआ होता। मैं कब से कह रहा था कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा था तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे समझाऊं? मैं कोरियन हूँ और मुझे घर वापस जाना है। इसके बाद हमें फिर से जिनवू और जिनहो के पास ले जाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर रेड का टारगेट खत्म हो चुका था। तो जिनहो यहाँ पर जिनवू को पार्टी दे रहा था। जिनहो यहाँ पर पूछता है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? जिनहो बोलता है, मैं गिल्ड मास्टर बनने का रिटर्न एग्जाम दूंगा और इसके साथ साथ अपने फादर के साथ सारा मामला सुलझ जाएगा। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सायोनारा।